स्टडी आईक्यू के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देश दुनिया में आपने बहुत से अपराधों का जिक्र तो सुना ही होगा। आए दिन नए नए अपराध अखबारों की सुर्खियां बटोरते रहते हैं। हेट क्राइम भी उन्हीं में से एक है। हेट क्राइम इन दिनों लगातार बढ़ता जा रहा है। हेट क्राइम या फिर घृणा अपराध समाज और राष्ट्र के खिलाफ एक घृणित अपराध है। ये किसी भी देश में दो समुदायों के बीच टकराव पैदा करता है। ये राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ये लोगों के बीच के आपसी विश्वास को कमजोर करता है, डर की भावना को भी बढ़ा देता है। फिलहाल न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हेट क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दुनिया के हर देश में अलग अलग जाति, धर्म और नस्ल के लोग रहते हैं और उन सभी के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये हेट क्राइम जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो ये किसी भी देश के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए आज के मंथन में हम हेट क्राइम के सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि आखिर ये हेट क्राइम क्या है, इसके बढ़ने के कारण क्या है, देश में इससे संबंधित कौन से कानून मौजूद हैं और आखिर में हम समझेंगे कि इससे कैसे निपटा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस मुसीबत की जड़ को, जिसका नाम हेट क्राइम है। आखिर ये होता क्या है? तो हेट क्राइम एक अपराध है। इसमें आम तौर पर हिंसा शामिल होती है। ये हिंसा जाति, धर्म, लिंग और अन्य आधारों पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। इसमें लिंचिंग, भेदभाव और अपमानजनक भाषणों के अलावा उकसाने और हिंसा फैलाने वाले तत्व भी शामिल होते हैं। हेट क्राइम को किसी व्यक्ति के अधिकारों पर हमले के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इसमें न केवल वह व्यक्ति प्रभावित होता है, बल्कि पूरी सामाजिक संरचना भी प्रभावित होती है और ये कई अन्य अपराधों की तुलना में इसे अधिक जघन्य बनाती है। आंकड़ों से तो हमें ये पता चलता है कि भारत में पिछले 5 सालों में हेट क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अनुसार 2015 से 18 के बीच हेट क्राइम की 721 घटनाएं दर्ज की गई हैं। वहीं 2001 में भारत में ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों के खिलाफ हेट क्राइम के 294 मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि ईसाई समुदाय को मुख्य रूप से जबरन धर्मांतरण के आरोपों पर निशाना बनाया गया है, जबकि मुस्लिम समुदाय को मुख्य रूप से अंतर धार्मिक संबंधों और गो हत्या के आरोपों के लिए निशाना बनाया गया है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय संविधान समानता की गारंटी देता है और धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। लेकिन इसके बावजूद भी देश में हेट क्राइम एक निरंतर समस्या बनी हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है। उसका ये कहना है कि धर्मनिरपेक्ष देश में हेट क्राइम्स के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। अगर हम हाल की कुछ घटनाओं का जिक्र करें तो कुछ साल पहले ही आपको याद होगा कि झारखंड और मुंबई में 2 मुस्लिम पुरुषों से जय श्री राम का नारा लगवाने की मांग की गई। ये नारा नहीं लगाने पर भीड़ ने उन्हें बेरहमी से पीटा और उनकी मौत हो गई। इस तरह त्रिपुरा में मवेशी चोर होने के शक में एक आदिवासी व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। और इतना ही नहीं, ये बात यही नहीं थमती है। राजस्थान में मवेशी तस्कर होने के आरोप में 24 लोगों को पीटा गया और उनमें गौ माता की जय के नारे लगवाए गए। इन सभी घटनाओं से देश के कानून पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जानकर हेट क्राइम के कानूनी पहलुओं को टटोलने लगे हैं। तो चलिए अब ऐसे में ये सवाल है कि हेट क्राइम से संबंधित भारत में क्या कानून है। वैसे तो हेट क्राइम शब्द का जो जिक्र है वो भारत के किसी भी कानून में नहीं किया गया है, मगर इसे अलग अलग कानूनों के माध्यम से कवर किया गया है। जैसे आईपीसी की धारा 153A, 153V, 295A, 298, 505 का क्लॉज 1, 505 के क्लॉज 2 के अनुसार
कोई भी ऐसा बोला या लिखा गया शब्द कानून के तहत दंडनीय है जो धर्म, जाति, समुदाय, नस्ल, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर वैमनस्य, घृणा या अपमान को बढ़ावा देता है। वहीं धारा 153A के तहत विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। वहीं आप देखेंगे जबकि धारा 153B के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता के खिलाफ किए जाने वाले अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, वहां धारा 295 के अंतर्गत किसी वर्ग के धार्मिक विश्वास के खिलाफ जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए अपमान को अपराध घोषित किया गया है। वहीं धारा 505 की यदि बात की जाए तो इसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के इरादे से अफवाहों और खबरों के खिलाफ दंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव के दौरान इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को अपराध के रूप में घोषित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 8 और 8A 123 के क्लॉज 3, 123 के क्लॉज 3A और 125 में अभद्र भाषा के संबंध में प्रोविजंस हैं, यानी कि प्रावधान है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजातियों के खिलाफ किए गए ऐसे कुकृत्यों को भी एक अलग कानून के तहत अपराध घोषित किया गया है। और इस तरह हेट क्राइम्स के लिए देश में कोई विशेष कानून नहीं है। देश में अलग अलग बने कानून के जरिए इन अपराधों में डील किया जाता है। सवाल अब तो ये भी उठता है कि हेट क्राइम्स के लिए आखिरकार कौन कौन से जिम्मेदार कारक हैं? तो भारत अलग अलग धार्मिक और जातीय समूहों वाला एक क्या है, विविधतापूर्ण देश है। इस वजह से अक्सर यहाँ दो धार्मिक जातीय समूह का तनाव देखने को मिलता रहता है। ये तनाव ही हिंसा और हेट क्राइम को जन्म देते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक या सामाजिक कारणों के चलते किसी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह व्यक्ति को हेट क्राइम्स करने के लिए प्रेरित भी करता है। भारत में जाति आधारित भेदभाव का एक लंबा इतिहास रहा है और इसकी वजह से कुछ समूहों को हाशिए पर धकेल दिया गया है। ये व्यवस्था एक ऐसे समाज को जन्म देता है जहां पर हेट क्राइम्स जैसे अपराधों को बढ़ावा मिलता है। किसी भी देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति जघन्य से जघन्य अपराध को रोकने में सक्षम होती है, लेकिन देश में हेट क्राइम से संबंधित कानूनों और विनियमों के बावजूद उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखी गई है। इसने लोगों को ऐसे अपराध के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा कई राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं द्वारा भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हेट क्राइम्स का सहारा लिया जाता है। एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों को जानबूझकर भड़काया जाता है ताकि इस तरह के अपराधों को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं साथ ही यह उन युवाओं के बहकावे में भी आने के कारण हो सकते हैं जो इसे रोमांच और उत्तेजना से प्रेरित साहसिक कार्य के रूप में करते हैं, और इसी प्रकार बदले की भावना से भी ऐसे अपराधों को जन्म दिया जाता है। हेट क्राइम्स जैसे अपराधों को उस समय भी अंजाम दिया जाता है जब एक समुदाय को दूसरे से खतरा पैदा हो रहा हो। ये खतरा किसी भी रूप में हो सकता है। ये नौकरी, आवास, आर्थिक संसाधनों पर कथित प्रतिस्पर्धा के अलावा सामाजिक मूल्य और मानदंडों के लिए पैदा हुए खतरे के रूप में भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और गलत सूचनाओं का प्रसार इस तनाव को और बढ़ा सकता है। ये हेट क्राइम के लिए लोगों को प्रेरित करता है। सोशल मीडिया पर इस तरह की गलत सूचना प्रभाव आग में घी डालने जैसा काम करती है। तो आइए अब कारणों को तो जान लिया है, अब जानते हैं इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो हेट क्राइम्स में पीड़ित व्यक्तियों को अन्य अपराधों की तुलना में अधिक मनोवैज्ञानिक आघात लगने की संभावना होती है। साथ ही पीड़ित को तनाव, सुरक्षा चिंता, अवसाद और क्रोध जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार पीड़ित इस तरह की घटना से परेशान होकर आत्महत्या करने जैसे कदम भी उठाने को मजबूर हो जाता है। हेट क्राइम की वजह से ही पीड़ित खुद को समुदाय में अवंचित महसूस करते हैं और इसी के कारण पीड़ित का आत्मसम्मान कमजोर होता है और वह खुद को अलग थलग महसूस करने लगता है। इससे लोगों के मानवाधिकारों का तो उल्लंघन होता ही है, साथ ही संविधान के द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन होता है।
और इस तरह ये सीधे सीधे कानून को चुनौती देता है। भारत जैसे देश में जहां कानून का शासन है, इस तरह के अपराध कतई नजरअंदाज नहीं किए जा सकते हैं। अब आप जरा इसको ऐसे समझिए कि हेट क्राइम्स की जो घटनाएं होती हैं, उनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि को नुकसान पहुंचता है और परिणाम स्वरूप देश को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। इससे निवेशक देश में निवेश करने से डरते हैं। अंततः इसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को ही भुगतना पड़ता है। इससे समाज में ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। इससे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है। साथ ही सांप्रदायिकता और सामुदायिक हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा आप नजर डालेंगे तो अल्पसंख्यकों, शरणार्थियों, महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा को भी खतरा पहुंचता है। दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध भी प्रभावित होते हैं, जो कि देशों को तनाव और युद्ध की ओर ले जा सकता है। हेट क्राइम की ही वजह से दंगे भड़कने के साथ ही न केवल सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान हो सकता है, बल्कि लोगों की जान भी जा सकती है। और इस तरह से हेट क्राइम एक जघन्य अपराध है और इसके बड़े पैमाने पर खतरनाक प्रभाव देश को झेलने पड़ सकते हैं। तो चलिए अब आखिर में बात करते हैं कि हेट क्राइम को रोका कैसे जा सकता है। तो हेट क्राइम को रोकने के लिए देश में एक विशेष कानून होना चाहिए। इंटरनेट और विशेष रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित अभद्र भाषा को नियंत्रित किया जा सके। और आज समय की जरूरत है कि देश में जिस तरह से हेट क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं ना, उनकी वजह से तो ये और भी जरूरी हो गया है कि जितना जल्द संभव हो सके सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। साथ ही ये भी जरूरी है कि न केवल कानून बनाया जाए बल्कि इसे कड़ाई से लागू करना चाहिए। हेट क्राइम को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये हो सकता है कि समाज पर पड़ने वाले इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और मास मीडिया अभियान और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों का उपयोग लोगों को हेट क्राइम्स के परिणामों के बारे में शिक्षित करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही उन्हें ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। हेट क्राइम्स को रोकने के लिए समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए एक ऐसा स्थान चुना जा सकता है जहां लोग एक साथ आ सकते हैं और उन्हें विभाजित करने वाले मुद्दों के बारे में खुली और ईमानदारी पूर्ण चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा ये विभिन्न समुदायों के बीच समन्वय स्थापित कर एक दूसरे के प्रति समझ और सम्मान को भी बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। साथ ही भारतीय समुदाय को अन्य नागरिकों के अधिकारों और सामाजिक एकता के लिए हेट क्राइम्स में खतरे के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है। सामुदायिक भागीदारी नफरत से संबंधित समस्या को गंभीर अपराध में बदलने से रोक सकती है। इसके लिए समाज के सभी लोगों को समाधान में शामिल होने की बेहद जरूरत है। इसके अलावा रिस्टोरेटिव जस्टिस प्रोग्राम जैसे कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है कि नुकसान की भरपाई करना और पीड़ितों, अपराधियों और समुदायों के बीच संबंध बनाना है। इन कार्यक्रमों का उपयोग हेट क्राइम्स के मामलों में प्रभावित समुदायों के बीच उपचार और सुलह को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। युवा अक्सर हिंसक हमलों, धमकाने और अन्य प्रकार के उत्पीड़न के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इससे निपटने के लिए शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों को अपने छात्रों, अपने कर्मचारियों को हेट क्राइम्स जैसी घटनाओं और अपराधों की प्रकृति और उन्हें रोकने के बारे में जरूर शिक्षित करना चाहिए। इसके अलावा नए पुलिस कर्मियों और मौजूदा अधिकारियों को हेट क्राइम्स जैसी घटनाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं की तेजी से जांच की जा सके। और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीड़ितों के साथ किसी प्रकार की बदसलूकी तो नहीं हो रही है। हेट क्राइम की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग में सुधार के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हेट क्राइम्स के रुझानों और हॉटस्पॉट्स की पहचान करने के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित करना और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना शामिल हो सकता है। और इस तरह देश में हेट क्राइम्स जैसे जघन्य अपराधों को रोकना आज की जरूरत है, और न केवल जरूरत बल्कि मांग भी है, क्योंकि ये देश के सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है
और ये सामाजिक ताने बाने के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए ये और भी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है और इसीलिए समुदाय और सरकार की सक्रिय पहल के साथ समन्वित कार्रवाई की जरूरत है। विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट में भी सिफारिश की गई थी कि हेट स्पीच को रोकने के लिए एक अलग कानून की जरूरत है। इसके अलावा इसमें इस बात का भी जिक्र किया गया था कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए खतरनाक समस्या पैदा करती हैं। तो अब समय आ गया है कि हेट क्राइम को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। तो आइए आज के इस विषय पर एक सवाल नोट कर लेते हैं। बढ़ती हेट क्राइम की घटना देश के विविधता मूलक और पंथ निरपेक्ष चरित्र के लिए खतरनाक है, समझाइए। तो फिलहाल के लिए इस ऑडियो मंथन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए ऑडियो मंथन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।